हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। तो आज हम लोग ओड टू ऑटम कविता का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उससे जाकर आराम से देख सकते हैं और इस चैप्टर का सारा वर्ड मीनिंग का पीडीएफ आपको जो बचा हुआ था डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया जाएगा। आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश पढ़ना आराम से सीख सकते हैं और उसका हिंदी करना भी आराम से सीख सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला स्टेंजा हो गया था और अब हम लोग दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका जो है दूसरा स्टेंजा इस प्रकार का है। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर। तो देखिए, यहाँ पर हु का मतलब कौन होता है। यहाँ पर हैथ लिखा हुआ है। हैथ हैथ जो है ओल्ड इंग्लिश का एक वर्ड है। इसका अभी का मतलब हैज, मतलब पास। सीन का मतलब होता है देखा है ना। और नोट मतलब तो नहीं। दी मतलब तुमको। यहाँ दी मतलब तुमको किसके लिए आया है? पतझड़ के लिए। तो ये पतझड़ के ही गीत हैं। और ऑफ्ट जो है लिखा हुआ यहाँ पर, वो ओफेन वर्ड है। ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब अभी ओफेन हो रहा है, मतलब प्रायः, अक्सर। और अमिड का मतलब के बीच में या में। और ये दाएं मतलब तुमको। और स्टोर, स्टोर मतलब होता है इकट्ठा करके भंडारों में, गोदामों में। ठीक है। तो इसका हिंदी अगर किया जाए तो इसका हिंदी क्या होगा? तो हु किसने तुमको नहीं देखा है। हु हैज, यहाँ हैज का हैज हो जाएगा। किसने तुमको नहीं देखा है, यहाँ तक हिंदी कर लिया। अक्सर कहाँ? गोदामों में। तुमको अक्सर किसने नहीं देखा है? गोदामों में, है ना। तो पतझड़ को गोदामों में कैसे देखा जा सकता है स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब है कि पतझड़ जब ऋतु आती है तो गोदामों में अनाज भर जाते हैं। इसका यह मतलब हुआ है। ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, तुमको अक्सर किसने गोदामों में नहीं देखा है, अर्थात तुम्हारे आने से गोदामों में अनाज भर जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा लाइन है, समटाइम्स हु एवर सीक्स एब्रोड में फाइंड। समटाइम्स मतलब कभी, हु एवर मतलब जो भी, सिक्स मतलब खोजता है ना। और एब्रोड, एब्रोड का मतलब होता है विदेश या बाहर या दूर। और फाइंड का मतलब पाना। तो जो कोई भी, है ना, यहाँ पर हु एवर जो कोई भी तुमको खोज, जो कोई भी तुमको अगर खोजना चाहता है, वह तुम्हें बाहर भी खोज सकता है ना। तो कभी कभी जो कोई भी तुम्हें अगर खोजना चाहता है वह तुम्हें बाहर खोज सकता है, बाहर खोज सकता है। उसके बाद तीसरा लाइन है, दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। दी मतलब तुम्हें, तुमको। सिटिंग मतलब बैठा हुआ, सिट। और केयरलेस मतलब होता है बेफिक्र। और ओन मतलब पर। और ग्रेनरी मतलब होता है खलिहान। और फ्लोर का मतलब सतह, जमीन, फर्श। तो तुमको कहाँ पाएगा? तुमको बेफिक्र बैठा हुआ। दी मतलब तुमको बेफिक्र बैठा हुआ खलिहानों के ज़मीनों पर पाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसने तुमको नहीं देखा है ना, पतझड़ को नहीं देखा है, तो पतझड़ जो है बेफिक्र बैठा हुआ खलिहानों में पाया जाएगा। तो आपका पहला लाइन का हिंदी था, शाब्दिक अर्थ था कि किसने तुमको, है ना, गोदामों में नहीं देखा, मतलब तुम्हारे आने से गोदामों में अनाज भर जाते हैं। और दूसरा लाइन का हिंदी ये है कि अगर तुम जब आते हो तो तुमको, है ना, खलिहानों में बेफिक्र रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। दूसरा और तीसरा लाइन का ये हिंदी हो गया। ठीक। और देखिए अब हम लोग का चौथा लाइन है, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग वाइंड। दाई मतलब तुम्हारे, हेयर मतलब बाल, और सॉफ्ट लिफ्टेड मतलब सॉफ्ट मतलब हल्के, मुलायम, और लिफ्टेड मतलब ऊंचा उठाना। और विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है, देखते हैं आपके पास जब अनाज होता है उसको फटकते हैं, जिसमें भूसा भी रहता है, अनाज भी,
तो फटकते हैं तो भूसा निकल जाता है। और वाइंड मतलब हवा, हवा से जब भूसा और अनाज निकल रहा है तो उसको कहते हैं ओसाने वाली हवा। उस हवा, वह हवा जो अनाज और भूसा को अलग कर दे तो वो हो गया ओसाने वाली हवा। तो इस, और यहाँ पर देखिए बाल, यहाँ हेयर है, तो हेयर तो हो गए कवि का ही होंगे या किसान के होंगे। तो इस मौसम में क्या होता है, ओसाने वाली हवाएं चलती है जो कवि के हल्के मुलायम बाल को थोड़ा क्या करती है, ऊंचा उठा देती है। ठीक है, इस मौसम में हाँ, ये अनाज जो भूसे के सहित मिला हुआ है उसको अलग करने के लिए ओसाने वाली हवाएं चलती है, जिससे कवि के बाल हल्के ऊपर उठ जाते हैं, हल्के हल्के उड़ने लगते हैं। ठीक है, चलो तो फिर से इस चारों लाइन का हिंदी अगर हम लोग देख लें तो इस ऋतु के आगमन से ही क्या हो जाता है, गोदामों में अनाज भर जाते हैं। दूसरा लाइन कि कोई भी तुमको अगर देखना चाहता है तो वह बेफिक्र रूप से खलिहानों में जाए तुमको आराम से पा लेगा। ठीक है, और चौथा लाइन का हिंदी है कि तुम्हारे आने से अनाज और जो भूसे को अलग करने वाली हवाएं चलने लगती है, जिससे कवि के जो हल्के मुलायम बाल है वो ऊपर उठने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ये चौथा लाइन हो गया। अब हम लोग आते हैं पांचवें लाइन पे। ऑन अ हाफ रिप ऑन अ हाफ रिप्ड फॉरो साउंड अस्लिप, ऑन अ हाफ रिप्ड फॉरो साउंड अस्लिप। अब देखिए ये हाफ तो जानते हैं आधा, रिप्ड मतलब होता है काटा हुआ, और फौरो का मतलब होता है हल जोतना भी होता है, और क्यारी भी होता है। क्यारी क्या होता है, तो खेत में जब अगर उसको रोपने के लिए उसको सुविधापूर्वक है ना बहुत लाइन्स पे बांट दिया जाता है, उसको क्यारी बोलते हैं। साउंड अस्लीप मतलब गहरे नींद में, तो है ना, तो तुमको क्या, तुम्हारा ये, और ऑन अ हाफ रिप्ड फॉरो, तो ओन मतलब पर, है ना, या और मतलब या, तो और ओन मतलब पर, तो आधी कियारियों पर, साउंड अस्लीप गहरे नींद में, आधी कियारियों पर गहरे नींद में, ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पपीज, ड्राउज विद द फ्यूम ऑफ पपीज। पहले यहाँ तक हम लोग हिंदी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉपीज लिखा हुआ, ऑफ लिखा हुआ, तो हम लोग दूसरी तरफ से हिंदी करेंगे। तो पॉपीज का मतलब होता है अफीम। अफीम एक ये नशा करने वाला पदार्थ होता है, तो ये अफीम हो गया पॉपीज। अफीम ऑफ फ्यूम, फ्यूम मतलब क्या होता है, सुगंध, है ना। और ड्राउज मतलब ऊँघना, सोना, है ना, डूब जाना। और साउंड असलीप मतलब क्या, गहरे नींद में। तो अफीम के सुगंध से क्या होता है, गहरे नींद में जैसे लोग डूब जाते हैं। तो इस मौसम में यह होता है कि जब आधी कटी हुई क्यारियाँ, जब फल कट, ये पौधे, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, फसल काटे जाते हैं, तो उसी तरह से जो सुगंध है उस फसल में भी आना शुरू होता है। तो देखिए हम लोग ये जो दो लाइन था, और ऑन अ हाफ रिप्ड फॉरो साउंड अस्लीप ड्राउज्ड विद द फीम ऑफ पपीज, इसका मतलब क्या था कि आधी कटी हुई क्यारियों पर, है ना, तुम अर्थात पतझड़ गहरे नींद में, है ना, अफीम के सुगंध के कारण सो जाते हो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधी कटी हुए फसल है होते हैं क्यारियों, जब हम लोग खेत का आधा फसल काट देते हैं तो हमको उसी तरह से सुगंध आता है, जिस तरह अफीम के पौधे में सूखने पर क्या होता है, हमको गहरी नींद आती है। तो अर्थात पतझड़ के मौसम आने पर एक अलग प्रकार का, एक अजीब प्रकार का खुशबू आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक फिर से हम लोग हिंदी कर लेते हैं। जो 6 लाइन है कि पतझड़ के आगमन से गोदामों में अनाज भर जाते हैं, जो कोई भी तुमको नहीं देखा है तुमको खलिहान में जाकर देख सकता है। और इसमें एक ओसाने वाली हवाएं चलने लगती है जो अनाज और भूसे को अलग कर देती है, जिससे कवि के बाल या किसी भी व्यक्ति के बाल हल्के ऊपर उड़ने लगते हैं। और इस ऋतु के आगमन से ही क्या एक विशेष प्रकार की गंध, अफीम के जैसे गंध आने लगती है, जिससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आराम से गहरे रूप से सो सकता है। ठीक है, उसके बाद वाइल दाई हुक, वाइल दाई हुक। अब यहाँ पर देखिए वाइल मतलब है ना जबकि के दौरान, दाई मतलब तुमको, हुक मतलब काटना होता है, जोड़ना भी होता है। ठीक है, तो और यहाँ हुक मतलब कांटा भी होता है, और हंसुआ, आप लोग हंसुआ जानते हैं कि एक तेज धारदार
चाकू की तरह उपकरण होता है ये। तो हंसुआ यहाँ पर हो गया। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जबकि तुमको जब हंसुओं से काटा जाता है ना, हंसुए से जब फसल को काटा जाता है तुम्हारा इस मौसम में, तो स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ। स्पेयर्स मतलब छोड़ देना, नेक्स्ट मतलब अगले, स्वाथ मतलब पंक्ति या कतार। तो अगले, जब तुमको हंसुए से काटना स्टार्ट करता है तो लोग छोड़ देते हैं अगले पंक्ति को। एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर, और मतलब सभी, इट्स इट्स मतलब इसके, ट्विन्ड फ्लावर्स जो जुड़े हुए हिलते डुलते हुए फूल जो होते हैं, है ना, या हिलते डुलते हुए पेड़ होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अर्थात जब तुम्हें लोग हंसुए से काटना स्टार्ट करते हैं तुम्हारे अगली क्यारियों को, तो तुम्हारे जो अगले और सारे फसल होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस मौसम में इतनी तेज़ हवाएं चलती है कि जो ये फसल जो होते हैं वो लहराते रहते हैं। ठीक है, तो इसका तो मतलब हो गया, अगर हिंदी शाब्दिक अर्थ निकाला जाए, कि जब इस मौसम में हंसुए से अगले क्यारियों का फसल काटा जाता है तो क्या होता है, फसल जो है ये हिलने डुलने लगता है, फसल लहराने लगता है, और उसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। स्पेयर मतलब क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अर्थात इसका मतलब हो गया कि इस मौसम में इतनी तेज़ी से हवाएं चलती है कि क्या कि जो फसलें होती है वो क्या करने लगती है, लहराने लगती है। लोगों को काटने में क्या होती है, मुश्किलें आती है, फसलों को काटने में मुश्किलें आती हैं। ठीक है, तो ये आपका छठा लाइन हो गया मेरे ख्याल से। तो एक बार ये छठों लाइन का हिंदी हम लोग कर लेते हैं कि इस मौसम के आगमन से, पतझड़ मौसम के आगमन से गोदामों में अनाज भर जाती है। जो कोई भी पतझड़ को देखना चाहता है वह खलिहानों में जाए, बेफिक्र रूप से उसे देख सकता है। और इस मौसम में एक विशेष प्रकार की हवा जो अनाज और भूसे को अलग कर देती है ना, चलती है, जो कवि के बालों को या किसान के बालों को हल्के ऊपर उठाते रहती है। और इस मौसम में ही जो हवाएं चलती है उसमें एक विशेष प्रकार की अफीम के जैसी गंध होती है, जिसमें लोग क्या कहते हैं, गहरी नींद में डूब जाते हैं, है ना। उससे एक अच्छा सा सुगंध आने लगता है। और क्या होता है, इस मौसम में इतनी तेज़ हवाएं भी चलती है कि फसलों को काटने में क्या होती है, दिक्कत होती है ना। चलिए, अब इसलिए उसको क्या करते हैं, तो लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद काटते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप। देखिए, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, है ना, या कहीं कभी हो गया। और लाइक मतलब जैसे, और ग्लीनर मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। इकट्ठा करने वाला क्या होता है कि मान लिया जाए हमने फसल काटा और फसल को लेकर चला गया, तो कुछ है ना हमारा जो है अवशेष बच जाता है। तो उसी उसी अवशेष को इकट्ठा करने के लिए, बचे हुए जो अनाज है, भूसे है, उसको इकट्ठा करने के लिए जो इकट्ठा करने वाला होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्लीनर। और दाव मतलब तुमको, अच्छा यहाँ पर देखिए डोस्ट लिखा हुआ है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब जस्ट होता है तुरंत, है ना। और कीप मतलब रखते हैं। तो कभी कभी तो तुम लाइक मतलब जैसे, कभी तुम एक ऐसे लगते हो, एक इकट्ठा करने वाले के जैसे लगते हो। किसको बोल रहा है, पतझड़ जो है मौसम, तो उसको तुलना कर रहा है इकट्ठा करने वाले से। तो कभी कभी तुम तो इकट्ठा करने वाले जैसे तुरंत कार्य करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये इस लाइन का हिंदी हो गया कि समटाइम्स मतलब कभी कभी, एक इकट्ठा करने वाले के जैसे तुम, है ना, तुरंत ही क्या करना, ये ग्लीनर का कार्य करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक, तो इसका ये ग्लीन कैसे करेगा, इकट्ठा कैसे करेगा, तू अपनी हवाओं से क्या करेगा, जो बची हुई फसलें हैं उसको इकट्ठा करने का, मतलब बची हुए जो अवशेष हैं फसलों के उसको इकट्ठा करने का काम करेगा। इसीलिए बोल रहा है कि तुम इकट्ठा करने का काम करने लगते हो। उसके बाद स्टीडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। उसके बाद देखिए, स्टीडी मतलब लगातार, लेडन मतलब लदा हुआ, हेड मतलब माथे पर, है ना, और एक्रॉस मतलब के पार, ब्रुक मतलब एक नाला होता है जिससे क्या किया जाता है, खेत में जो पानी है उसका सिंचाई, पानी से सिंचाई किया जाता है, तो उसको हम लोग ब्रुक बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कभी कभी यहाँ अगले लाइन में, पिछले लाइन में था
कि कभी कभी तुम एक इकट्ठा करने वाले के जैसे तुरंत ही कार्य करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब तुम्हारी हवाएं क्या करती है, बची हुई जो अनाज है उसको इकट्ठा करने लगते हैं। और कभी कभी तो तुम लगातार क्या करते हो, तुम्हारे माथे पर लगता है जैसे बोझ लाद दिया गया है और तुम उस सिंचाई करने वाले नाले को पार करने लगते हो। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ था इस लाइन का, तो कभी कभी तुम तो है ना एक ऐसे बोझ उठाने वाले व्यक्ति की तरह लगातार कार्य करने लगते हो, जैसा वह बोझ उठाकर जो सिंचाई करने वाले नाले हैं उससे पार अनाज को रख लेकर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि कभी कभी तुम्हारी हवाएं क्या करती है, अनाज को एक जगह क्या करती है, नाले से पार करके, है ना, जैसे लोग माथे पर लेके जाते हैं, तुम्हारी जो हवाएं हैं उसे क्या कर देती है, जमा कर देती है। ठीक है, तो ये इस लाइन का हिंदी हो गया। तो चलिए यहाँ तक पहले हम लोग हिंदी कर लेते हैं कि तुम्हारे आगमन से ही, पहला लाइन था, तुम्हारे आगमन से ही क्या होता है, गोदामों में अनाज भर जाता है। और कभी कभी जो तुमको देखना चाहता है वो जाके आराम से खलिहानों में देख सकता है। तुम्हारी जो एक विशेष प्रकार की हवाएं जो भूसे और अनाज को अलग कर देती है, उससे कभी का जो है ना मुलायम बाल है वह ऊपर उठने लगता है ना, लहराने लगता है। और तुम्हारे आगमन से एक हवाओं में एक अफीम के जैसे सुगंध आने लगती है ना। और उसके बाद क्या था कि इसी कारण और तेज़ हवाएं चलने लगती तुम्हारे आगमन से, जिसके कारण लोगों को अगले क्यारियों की फसल काटने में क्या होती है, कठिनाई होती है। और था कि कभी कभी तो तुम एक इकट्ठा करने वाले के जैसे कार्य करने लगते हो, और कभी कभी तो तुम क्या करते हो, जो बची हुई जो अनाज है उसको इकट्ठा करने का काम करते लगते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला पंक्ति पे। और बाय अ साइडर प्रेस विद द पेशेंट लुक। यहाँ पर देखिए, साइडर प्रेस का मतलब होता है सेब का जो रस निकालने का जो मशीन होता है उसको हम लोग कहते हैं साइडर प्रेस। ठीक है, और विद पेशेंट लुक मतलब धैर्यता से, मतलब गंभीरता से जब देखते हैं तो उसको कहते हैं विद पेशेंट लुक। तो धैर्यता से दाउ दाउ वाचेस्ट द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। तो यहाँ पर देखिए कि एक सेब के मशीन जो सेब का रस निकालता है उसको धैर्यता से, है ना, दो मतलब तुमको, वाचेस्ट मतलब देखते हैं, तो लास्ट मतलब अंतिम, ऊजिंग मतलब होता है टपकना, रिसना, आवर्स बाय आवर्स मतलब बीतते समय के साथ या घंटों घंटों तक, है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे एक सेब से रस निकालने वाले मशीन को हम धैर्यता से देखते हैं और उसमें घंटों घंटों तक क्या होता है, रस क्या होता है, टपकते रहता है। तो तुम्हारे आगमन से सेबों में रस भर जाता है, और सेब से रस निकालने वाले मशीन को अगर हम धैर्यता से देखते हैं तो उसमें इतना रस होता है कि उसका रस जो होता है घंटों घंटों तक टपकते रहता है। तो इसका इस लाइन का जो हिंदी यह हो गया। तो आपका यह स्टेंजा क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो हम लोग एक बार इसका पूरा हिंदी कर लेते हैं, शाब्दिक अर्थ भी और गुढ़तम अर्थ भी। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन आपका था कि हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमीड दाई स्टोर। तो इसका शाब्दिक अर्थ किसने तुमको, है ना, गोदामों में नहीं देखा। अर्थात तुम्हारा जब आगमन होता है, पतझड़ का आगमन होता है, तो गोदामों में अनाज भर जाते हैं। ठीक, दूसरा लाइन था कि समटाइम्स हु एवर सिक्स एब्रोड में फाइंड। तो कभी कभी जो तुमको खोजता है वह बाहर पाता है ना। मतलब कभी कभी पतझड़ को कोई भी व्यक्ति अगर देखना चाहता है तो वह बाहर जाकर देखे। दी सीटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेंडी फ्लोर, तुमको एक खलिहानों में पा सकता है, पतझड़ को बेफिक्र रूप से कहाँ पा सकता है, खलिहानों में बाहर पा सकता है। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, पतझड़ में चौथा लाइन आपका था कि पतझड़ में एक विशेष प्रकार की हवा जो क्या करती है, भूसे और अनाज को अलग करती है। वह क्या कभी के बालों को, जो मुलायम बाल है या हल्के बाल है, उसको लहराते हैं। और इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में अफीम के तरह एक सुगंध आती है, जिससे एक विशेष प्रकार की खुशबू आती रहती है जब लोग फसल को काटते रहते हैं तब। और उसके बाद इसी कारण लोग क्या करते हैं, जो वो तेज़ चलने वाली हवाएं रहती है, अगले क्यारियों को काटने के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं,
उसके बाद तो कभी कभी तुम क्या करते हो, एक इकट्ठा करने वाले जैसे कार्य करने कर लगते हो, और तुम्हारे इसी कारण क्या होते हैं, लगातार फसल इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी मौसम में होता क्या है कि सेब में रस भर जाते हैं, और सेब से निकालने वाली मशीन को अगर हम धैर्यता से देखते रहते हैं तो वह उससे घंटों घंटा तक क्या रस टपकते रहता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेंजा। ठीक है, तो इस स्टेंजा में मात्र यही था कि तुम्हारे आगमन से गोदामों में अनाज भर जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति तुमको देखना चाहता है वो खलिहानों में देखे, और तुम्हारे आगमन से एक विशेष प्रकार की हवा चलने लगती है जो अनाज और भूसे को अलग करती है, और कभी के बालों को ऊपर नीचे मतलब उठाने लगती है, लहराने लगती है। और तुम्हारे आगमन से ही क्या होता है, एक विशेष प्रकार की अफीम की गंध आ जाती है, जिससे लोग फसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिरे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तेज़ चलने वाली हवा से लोगों को आगे के क्यारियों में जो फसल लगे हुए हैं उसे काटने में कठिनाई होती है। और कभी कभी तो तुम एक क्या करने लगते हो, इकट्ठा करने वाले जैसे कार्य करने लगते हो, और फसलों को जो बचे हुए अनाज है उसको इकट्ठा कर देते हो, और तुम्हारे मौसम में ही क्या होता है, सेबों में रस भर जाता है, और उससे घंटों घंटों तक क्या होता है, रस टपकने लगता है। ये इसका क्या हो गया, आगमन का इंडिकेशन हो गया। कौन से, किसके आगमन का, तो पतझड़ के आगमन का। ये आपका हो गया सेकंड स्टेंजा। चलिए हम लोग अब आते हैं थर्ड स्टेंजा पे। चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा हम लोग का। थर्ड स्टेंजा है इस तरह से कुछ है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, है ना। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। तो देखिए वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना, और सॉन्ग्स मतलब गीत, और स्प्रिंग मतलब पतझड़, और वेयर मतलब भी यहाँ कहाँ, दे मतलब वे। तो कहाँ हैं वे पतझड़ के गीत, वे पतझड़ के गीत कहाँ गए, वेयर आर दे, कहाँ गए पतझड़ के गीत। अर्थात यहाँ कहना चाह रहा है कि अभी तक, है ना, पतझड़ के पहले गर्मी आती है, और पतझड़ के बाद क्या आता है, वसंत, स्प्रिंग आता है। तो आप लोग यह ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि पतझड़ का स्प्रिंग और समर से क्या रिलेशन है, तो आप बता दीजिएगा कि पतझड़ के पहले गर्मी समर आती है, और पतझड़ के बाद स्प्रिंग आता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अभी तक बसंत नहीं आया है, वो कहाँ है ना। तो उसके बाद है सेकंड लाइन, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। थिंक, है ना, सोचो, नॉट मतलब नहीं, देम उनके बारे में मत सोचो, है ना। और दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, है, दाउ मतलब तुमको, हैज यहाँ होगा, हैस्ट का जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब यहाँ हैज होगा, मतलब पास, और म्यूजिक मतलब गीत, टू मतलब भी, तुमको तुम्हारे पास अपना गीत भी है, पतझड़ के पास अपना गीत भी है। इसलिए बसंत ऋतु के बारे में, स्प्रिंग के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो कवि है वह बोलना चाह रहा है कि अभी तक बसंत नहीं आया है, जो आने वाला था अभी तक बसंत नहीं आया है, उसके बारे में मत सोचिए। क्योंकि यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है कि बसंत के पास अपना गीत है, अर्थात यहाँ कहना चाह रहा है कि स्प्रिंग का एक अलग अलग महत्व है, और जो ऑटम ऋतु है उसका जो अपना एक विशेष महत्व है। तो ये दोनों लाइन का हिंदी हो गया कि जो वसंत ऋतु है उसका तो अलग महत्व है ही, लेकिन जो ऑटम ऋतु है, शरद ऋतु या पतझड़, उसका एक विशेष महत्व है। ठीक, उसके बाद हम लोग थर्ड लाइन पे चलते हैं, वाइल बैड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। देखिए वाइल मतलब के दौरान, और देखिए बैड, यहाँ पर बैड लिखा हुआ है, तो बैड मतलब होता है तितर बितर, जो बादल होता है उसको फाड़ कर अलग तितर बितर कर देना, उसको लाइनों में बांट देना। ठीक है, क्लाउड मतलब यहाँ बादल हो गया, ब्लू मतलब खिलना, गुलाबी रंग सा खिलना, और यहाँ पर देखिए सॉफ्ट डाइंग डे, है ना, जो ढलते हुए दिन है ना, ख़त्म होते हुए दिन। तो यहाँ पर इसका हिंदी हुआ क्या, जब, है ना, ख़त्म होते, ये इसके बोल रहा है, ख़त्म होते हुए दिन, है ना, खिलने लगते हैं बादलों को फाड़ कर, है ना, बादलों को तितर बितर कर
गर्भ ये ढलने वाले दिन खिलने लगते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब दिन समाप्त होने लगता है तो तुम्हारी हवाएं बादलों को फाड़ देती है, उसे अलग ये अगल ये तितर बितर कर रंगीन कर देती है। ठीक है, तो इस मौसम में क्या होता है कि दिन ढलने के दौरान पतझड़ के हवाएं बादलों को तितर बितर कर उसे रंगीन बना देती है। वह नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग चौथे लाइन पे आते हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। टच मतलब होता है ना, स्पर्श करना, छूना। स्टेबल मतलब खूंटी होता है ना। जब खेत काटने के बाद जब जो ज़मीन बचता है उसमें खूंटेदार ज़मीन होता है, इसलिए उसको स्टेबल प्लेन्स बोला जाता है। उसको ऊबड़ खाबड़ ज़मीन भी बोल सकते हैं। और रोजी मतलब होता है गुलाबी, ह्यू मतलब रंग। तो जो जो बादलों को तितर बितर कर जो क्या करते, सूर्य की किरणें क्या करते हैं, बादलों को रंगीन कर देती है। उसके बाद वही सूर्य की किरणें जब टच स्पर्श करती है ऊबड़ खाबड़ जमीन को अपने गुलाबी रंग से, तो वह देखने में क्या लगने लगता है, सुंदर लगने लगता है। तो ये आपका चौथा लाइन हो गया। आपका पहला लाइन था कि वह बसंत ऋतु अभी तक नहीं आया है, वसंत ऋतु का अपना अलग महत्व है, और ये शरद ऋतु या पतझड़ का एक विशेष महत्व है। और पतझड़ ऋतु में पतझड़ ऋतु की हवाएं बादलों को तितर बितर कर उसे क्या कर देती है, रंगीन बना देती है जब दिन ढलता है तब। और उसी दौरान सूर्य की किरणें ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गुलाबी रंग से पड़ती है, तो वह बहुत सुंदर लगता है। ठीक, उसके बाद देन इन अ वेलफुल, ये क्वायर, देखिए ये क्वायर लिखा हुआ CHOIR, क्वायर द स्मॉल नेट्स मॉर्न। अब देखिए यहाँ पर मॉर्न, यहाँ पे वेलफुल मतलब होता है दुखी, है ना। क्वायर मतलब होता है गायक मंडली, जो गाने वाली मंडली होता है उसको क्वायर कहते हैं। और स्मॉल मतलब छोटा, और नेट्स मतलब एक काटने वाली मक्खी, या हम उसको पिस्सू भी बोलते हैं, है ना। और मौन मतलब दुखी, दुखी हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या मतलब हो रहा है, एक पिस्सू के गायक गाने गाने जाले जो गायक मंडली है, ये पिस्सू जो कीड़े हैं, कीड़े की गायक मंडली जो होती है इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में दुख को व्यक्त करते हैं। कैसे दुख को व्यक्त करते हैं, तो ये पिस्सू जो होते हैं इस मौसम में टर टर करके क्या करते हैं, गाना स्टार्ट करते हैं, अपने दुख को व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं। तो अर्थात इसका मतलब हो गया कि इस मौसम के आगमन से पिस्सू जो टरटराना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग अगले लाइन पे चलते हैं। एंड द रिवर सैलोज बोर्न अलोफ्ट। देखिए यहाँ पर अमंग द रिवर सैलोज बोर्न अलोफ्ट क्या हुआ, मतलब एमंग मतलब बीच में, रिवर मतलब नदियाँ, सैलोज मतलब एक हल्का, है ना, हल्का फीका पीला रंग। तो नदियों के बीच में एक हल्का पीला रंग दिखाई देने लगता है इस मौसम में, पतझड़ के मौसम में। बोर्न मतलब जिंदा होना, अलोफ्ट मतलब ऊंचा, है ना, अलोफ्ट मतलब होता है ऊंचा। और सिंकिंग मतलब डूबना। एज द लाइट हल्का, और जो हवा विंड जो है, विंड लाइव्स और डाइज। तो देखिए, तो इस मौसम में क्या होता है कि जो हवाएं रहती है, ऊंची ऊंची हवाएं, लगता है नदियों के पानी में कभी डूबती है, कभी हल्का हल्का उस पर आती है, जिससे नदियों का पानी कभी जीता हुआ कभी मरता हुआ दिखाई देता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जब ऊंची ऊंची हवाएं, है ना, क्या होती है, नदियों के पानी में जब डूबता है या कभी हल्के ऊपर होता है, तो लगता है नदी कभी मर रहा है कभी जी रहा है ना। ये शाब्दिक अर्थ हुआ। ठीक है, इसका वास्तविक अर्थ यह है कि पतझड़ के मौसम में हल्के पीले रंग का प्रकाश नदियों के ऊपर आ जाता है, और इस मौसम में जो हवाएं रहती है क्या करती है, पानी में क्या करती है, उफान पैदा कर देती है, लहर पैदा कर देती है, और कभी कभी पानी को शांत भी कर देती है। ठीक है, तो इस लाइन का यह हिंदी हो गया। चलिए अब हम लोग अगले लाइन पे चलते हैं। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली वॉर्न, है ना। तो यहाँ देखिए, फुल मतलब है ना पूरा, है ना, और ग्राउंड मतलब विकसित, वयस्क, लैम्प मतलब मेमना, जो बकरी का बच्चा होता है उसको लैम्प्स बोला जाता है, मेमना। और लाउड मतलब जोर जोर से, ब्लीट मतलब क्या होता है, मेमियाना, जो बकरी का बच्चा मेमियाना स्टार्ट कर देता है। हिली मतलब पहाड़ी, और बॉर्न का मतलब होता है किनारा,
है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप देखिए पहाड़ी किनारों, है ना, पहाड़ी किनारों से एक वयस्क मेमना, जो एक बड़ा हो गया मेमना है, बकरी का बच्चा है, वह जोर जोर से क्या करने लगता है, मेमियाने लगता है पहाड़ों के किनारों से। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया कि पहाड़ों के किनारों से एक जो बकरी का जो बच्चा है, जो वयस्क मेमना है, वह जोर जोर से मेमियाने लगता है। किस मौसम में? पतझड़ के मौसम में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हेज क्रिकेट्स सिंग। हेज क्रिकेट्स मतलब होता है झिंगुर, सिंग मतलब गाते हैं, जो झिंगुर है गाते हैं, है ना। एंड नाउ द विद ट्रेबल सॉफ्ट, है ना, अपने मधुर, सॉफ्ट मतलब यहाँ मधुर, ट्रेबल मतलब मधुर ऊंची आवाज़ में जो झिंगुर है वो गाना स्टार्ट कर देते हैं पतझड़ के मौसम में। ठीक है। तो इस 8 लाइन का हम लोग देखते हैं, हिंदी देख लेते हैं फिर से, उसके बाद 2 लाइन का और हिंदी देख लेंगे कि कहाँ अभी तक बसंत नहीं आया है, बसंत का एक अलग महत्व है और जो ये पतझड़ का एक विशेष महत्व है। सभी मौसम का अलग अलग महत्व है। इस मौसम के आते ही उसकी हवाएं जो ढलते हुए दिन को, है ना, ढलते हुए दिन में बादलों को फाड़कर उसे रंगीन बना देती है, उसे तितर बितर कर देती है। और इस मौसम में जो सूर्य के जो गुलाबी रंग है वह ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को छूती है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और इस पतझड़ के मौसम में, इस पतझड़ के मौसम में जो पिस्सू के गायक मंडलियां हैं वह टर टर करके दुख मनाती है, दुख जाहिर करती है। और नदियों के बीच एक हल्के पीले रंग का प्रकाश आ जाता है। और जो ऊंची जो चलने वाली हवाएं होती है, ऊंची जो चलने वाली हवाएं रहती है, वह नदियों के में लहरों में उफान ला देती है, या नदियों के पानी को क्या कर देती है, शांत कर देती है। और एक वयस्क मेमना जो बकरी का बच्चा है वह पहाड़ी किनारों के ऊपर से क्या करने लगता है, मेमियाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर जो झिंगुर है अपने मधुर ऊंचे आवाज़ में क्या करता है, गाने लगता है। चलिए हम लोग अपने अगले लाइन पे आते हैं। द रेड ब्रेस्ट विशल्स फ्रॉम गार्डन क्रॉफ्ट। देखिए द रेड ब्रेस्ट, ये इसका मतलब क्या होता है, ये रोबिन पक्षी है, इंग्लैंड का जो नेशनल बर्ड है, ये रोबिन पक्षी है। विसिल मतलब सीटी बजाना स्टार्ट कर देता है। तो रोबिन नामक पक्षी सीटी बजाना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम मतलब से, और गार्डन बगीचे के कोने से, तो बगीचे के कोने में जो ये रोबिन नामक पक्षी विसिल बजाना, सीटी बजाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। किस मौसम में? पतझड़ के मौसम में। उसके बाद एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काइज। देखिए यहाँ पर SALLOW है, यहाँ पर जो इस लाइन में है SALLOW, इसका मतलब हल्का पीला रंग, और यहाँ SWALLOWS लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अबाबील। स्वैलोज एक अबाबील पक्षी का नाम है। ठीक है। जो गैदरिंग मतलब जमा हो जाते हैं, कहाँ? आसमान में। तो आसमान में अबाबील नामक पक्षी जमा हो जाते हैं और ट्विटर मतलब चहचहाने लगते हैं पतझड़ के मौसम में। तो पतझड़ के मौसम में आसमान में अबाबील नामक पक्षी जमा होकर चहचहाने लगते हैं पतझड़ के मौसम में। ठीक है। तो ये आपका जो स्टेंजा है ख़त्म होता है। एक बार हम लोग पूरा का हिंदी कर लेते हैं कि आपने शाब्दिक अर्थ पहले ही देख लिया, हम लोग सिर्फ इसका वास्तविक अर्थ देखते हैं कि अब अभी तक वसंत नहीं आया। पहला लाइन, अभी तक वसंत नहीं आया है। ठीक है। वो अभी वसंत कब आएगा? तो यहाँ पर बोल रहा है कि उस वसंत का एक अलग महत्व है और जो पतझड़ है उसका एक क्या है, अलग महत्व है। पतझड़ का एक विशेष महत्व है। और पतझड़ मौसम में चलने वाली हवाएं क्या करती है, जो दिन जब ढलते रहता है तो बादलों को फाड़कर उसे तितर बितर कर देती है, उसे रंगीन बना देती है। और यहाँ पर था चौथा जो आपका लाइन है, वहाँ पर था सूर्य के जो गुलाबी किरणें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जो खेत कटा हुआ उस पर पड़ती है, तो वह दृश्य देखने में क्या लगता है, सुंदर लगता है। और पतझड़ के मौसम में पिस्सू की एक गायक मंडली टर टर करके अपना दुख को व्यक्त करता है। और यहाँ पर था कि नदियों में एक हल्का पीला रंग, और उसकी जो उस पे जो एक हवाएं चलती है, तो नदियों में कभी उफान आ जाता है और कभी वह शांत होने लगती है। यह दृश्य देखने में सुंदर लगता है। और ये
पहाड़ी भूमि के किनारे से ही एक वयस्क मेमना मेमयाने लगता है। किस ऋतु में? पतझड़ में। और जो झिंगुर है अपने मधुर ऊंचे आवाज में गाने लगता है। और अबाबिल नामक पक्षी एक किनारे से ही सीटी बजाने लगती है। और ये जो पक्षियों का एक झुंड है, अबाबिल पक्षियों का एक झुंड आसमान में चहचहाने लगता है। ये पतझड़ मौसम आने का क्या है? संकेत है कि जब भी पतझड़ मौसम आते हैं तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको अगर पूछा जाए पतझड़ मौसम आते हैं तो क्या क्या होता है, तो आई होप आप सारा जो आंसर है वो आराम से बोल देंगे। तो अगर है ना, आपका पहला स्टेंजा पहले वीडियो में हो गया था और ये 2 स्टेंजा इस वीडियो में हो गया। तो इस तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।